अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटेट वर्ग 2 का मेरा उर्दू का क्लास चल रहा है। तो आज मैं जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 का लेके आया हूं, ताकि जो है आपको जो है पैटर्न का पता चले। ठीक है, पहली बात तो पैटर्न का पता चले और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका भी पता चले। तो ये जो है 16 फरवरी 2019 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे आपको सीडीपी भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद हिंदी भी थोड़ा थोड़ा है और जो है एक उर्दू भी आपको लास्ट में मैं करा दूंगा। तो जो भी आपका इस पेपर में टोटल चीज़ है मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। सीडीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है कि उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। उसके बाद दिया है किसी भी अंतराल को यानी अंतराल को जो है संबोधित करने के लिए निर्धारण। उसके बाद मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ठीक है, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो इसका सही ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट भी दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल इसका आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मानव जाति में अभिवृद्धि किस प्रकार से वितरित है। आपका ऑप्शन है वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, या फिर वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन इसका सही होगा, यानी वितरण जो है सामान्य है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में दिया है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस विषय में, ठीक है, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है नेटवर्क, या फिर स्कीमा, या फिर संरचना। तो इसका सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। सही ऑप्शन है इसका स्कीमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया है दोस्तों कि यहाँ पे दिया है कि 15 बच्चों की कक्षा में, ठीक है, यहाँ पे दिया है 15 बच्चों की कक्षा में, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है कि एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्यक्रम को, ठीक है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ जो है एक पाठ्यक्रम योजना, एक पाठ्य योजना विकसित करना। ऑप्शन 2 में है कि प्रत्येक बच्चों को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी जरूरतें क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया है कि कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए, यानी आपको यहाँ पे पूछा रहा है कि मतलब बता रहे हैं कि कक्षा की क्षमता को मध्य, मतलब जो मध्य है उसको लक्षित करते हुए जो है एक पाठ्य योजना विकसित करना, या फिर जो है एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो है यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे है कि यानी प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि जिसकी मतलब उसकी जो है ज़रूरतें क्या क्या है, जिसकी जो ज़रूरत है उसको उस हिसाब से जो दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। हम देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यही है दोस्तों, यानी प्रत्येक बच्चे को जो है क्या करना है, बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है और उसकी ज़रूरतें क्या है, ये जिसका सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया है दोस्तों कि आपका जो है प्रगतिशील शिक्षा के जनक, ठीक है, के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार, यहाँ पे दिया है कि फ्रेडरिक फ्रोवेल, उसके बाद जॉन डीवी दिया है, उसके बाद यहाँ पे जीन पियाजे या फिर आपका ग्राहम गिब्स दिया है। तो इसका जो जॉन डीवी है ये जो है आपका प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है इसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन इसका जॉन डीवी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया है दोस्तों, ठीक है, कि जीन पियाजे की क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है स्कीमा, उसका समायोजन, उसके बाद आह केंद्र भाव, उसके बाद आत्मसातकरण। तो इसका सही ऑप्शन दिया है दोस्तों स्कीमा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया है दोस्तों के अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। आपका ऑप्शन है सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक, प्रेरक। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दिया है समन्वयक, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में दिया है दोस्तों कि आपको जो है विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहा है विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ पे दिया है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिया है प्रतिभाशाली
लोगों के लिए शिक्षा, और चौथा में दिया है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका दिया है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। यहाँ पे क्या है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है, यानी विशेष शिक्षा अगर किसी को आप स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं तो वो जो है किससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इससे जो अगर किसी को जो स्पेशल एजुकेशन आप दे रहे हैं तो वो जो है आपका विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, विकलांगों को ही आप जो है विशेष शिक्षा देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो यानी आपका ये वाला ऑप्शन विकलांगों, यानी 4 ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में पहले दिया है कि डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश है बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। कोई बुद्धि नहीं, मध्य बुद्धि, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन है उच्च बुद्धि, ठीक है, यहाँ पे उच्च बुद्धि दिया है तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है दोस्तों। 10 नंबर में पूछा गया है कि आपको जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करती है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि शिक्षकों के रूप प्रशिक्षकों के रूप में, उसके बाद शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, समर्थकों के रूप में। तो यहाँ का सही ऑप्शन दिया है कि प्रशिक्षकों के रूप में जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो 11 नंबर का है, 11 नंबर का दिया है दोस्तों कि एक समूह में, ठीक है, एक समूह के, ठीक है, समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में, ठीक है, के मापने के लिए किया जाता है। आपका यहाँ प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ, उसके बाद प्रेक्षेपी, ठीक है, प्रक्षेपी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है वस्तुनिष्ठ, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का। हम फटाफट क्वेश्चन की तरफ हम ये करेंगे, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो है विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देश परामर्श का लाभ है। आपका ऑप्शन है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाए, ठीक है। दूसरा है कुशल और अस्वस्थ, ठीक है, होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। उसके बाद आपका तीसरा है परामर्श लेने वाले को निर्भर बनना, और चौथा में है पहल को दबाना। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन इसका जो है आपका भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जो है जोर दिया जाता है, इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है। 13 नंबर में दिया है दोस्तों, 13 नंबर में दिया है, यहाँ पे मोबाइल से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ये होता है। यहाँ पे दिया है ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया गया है। ऑर्थोटिक रूप यानी यहाँ पे आपको जो है यानी किस चीज़ के लिए डिजाइन किया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपका जो दूसरा का ऑप्शन है कि शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की वजह लगाने के लिए, ठीक है, की जगह जो है लगाने वाले, यानी ना होने वाले अंगों की जगह लगाने, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है सही ऑप्शन है शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए जो है ऑर्थोटिक उपकरण का मुख्य रूप से जो है यही डिजाइन किया गया है, यानी आपका जो है शरीर के अंगों के को जो है समर्थन देने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पे छात्रों के अधिगम के परिणाम, ठीक है, के विषय में आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। आपका ऑप्शन है नैदानिक, उसके बाद बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान। तो इसका सही ऑप्शन दिया है निदान, इसका सही क्वेश्चन है निदान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन, ठीक है, ओरिएंटेशन कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, ओरिएंटेशन। उसके बाद दूसरा में है कि सामाजिक सहानुभूति और विवेक, और तीसरा में है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। उसके बाद चौथा में दिया है, देख लेते हैं, चौथा में दिया है दोस्तों कि सहायक उद्देश्य और विनिमय, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन दिया है सामाजिक सहानुभूति और विवेक, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यानी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण आपका जो है वेतन नहीं है, उसके बाद प्रशंसा भी नहीं है, जुनून, पदोन्नति। तो इसका जो सही ऑप्शन है जुनून है, सही ऑप्शन जुनून है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर में दिया है कि जब,
ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। उसके बाद दूसरा में दिया है कि शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। उसके बाद तीसरा में दिया है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और यानी अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। उसके बाद चौथा में दिया है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में जो है क्या करेंगे, सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। इसका जो है तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी ये वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि जो है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। यानी वस्तुएं जो है तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका संरक्षण, ठीक है, संरक्षण या फिर वस्तु अस्थायित्व। उसके बाद आपका मन का सिद्धांत, जीववाद। तो इसका जो वस्तु अस्थायित्व है इसका जो ये वाला बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में दिया है कि जो है आपका प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत डैश के महत्व पर जोर दिया है। आपका ऑप्शन है प्रेरणा। उसके बाद 2 में है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो इसका सही ऑप्शन दिया है आपका प्रेरणा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में क्वेश्चन दिया है, 20 नंबर में है कि दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक हैं। आपका है व्यवहारवाद सिद्धांत, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, उसके बाद मानवतावाद सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पे संयोजकता सिद्धांत दिया है। तो इसका सही ऑप्शन दिया है व्यवहारवाद सिद्धांत, जो है इसका सही आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है। 21 नंबर में दिया है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। यहाँ पे विविध प्रदर्शन, उसके बाद यहाँ पे दिया है वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक यानी बल। उसके बाद आपको दिया है अगला जो है यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है ये विविध प्रदर्शन, इसका सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में। 22 नंबर में दिया है कि यानी ओसीडी का जो है अर्थ क्या है, ओसीडी का अर्थ क्या है यहाँ पे दिया है आपको। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि ऑब्सेसिव जो है ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर है, या फिर आपको जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है डिसऑर्डर है, या फिर आपको ऑपोजिशनल कंपल्सिव जो है डिसीज है, या फिर आपको जो है यहाँ पे ऑपोजिशनल, ठीक है, ऑपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे दिया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका सही ऑप्शन दिया है। ओसीडी का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में दिया है दोस्तों यानी समान लिंग मित्रता, ठीक है, समान लिंग मित्रता डैश के दौरान यानी प्रबलित होती है। आपका ऑप्शन है प्रारंभिक किशोरावस्था, उसके बाद 2 में है प्रारंभिक बचपन, और आपका जो 3 में है मध्य किशोरावस्था, और आपका जो 4 में है मध्य बचपन। तो इसका जो प्रारंभिक किशोरावस्था, इसका सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर में दिया है दोस्तों कि आपका जो है किसी भी परिस्थिति में यानी किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के यानी लचीलेपन को डैश के रूप में जाना जाता है। आपका है दृढ़ता, या फिर वांछनीयता, या फिर अक्षमता, या फिर ढलनशीलता। तो यहाँ पे जिसका जो सही ऑप्शन दिया है ये है ढलनशीलता, इसका सही क्वेश्चन यानी आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर में दिया है कि 25 नंबर में है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा जो है आईक्यू स्कोर प्रवृत्त होता है। आपका है 170 या अधिक, या फिर 130 या अधिक, या फिर आपका जो है 70 या अधिक, और 120 या फिर अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 130 या फिर इससे अधिक जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी ये जो है आपका प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने का जो है ये आईक्यू इस मतलब ये होता है, यानी स्कोर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर में दिया है। 26 नंबर में दिया है कि आपका जो शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। आपका है असुविधाजनक प्रतिक्रिया, या फिर प्रबलित प्रतिक्रिया, उसके बाद वातानुकूलित प्रतिक्रिया, उसका तटस्थ प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे दिया है कि वातानुकूलित प्रतिक्रिया इसका सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर में दिया है दोस्तों के यानी जब किसी किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। आपका है तुलनात्मक विधि, बिल्कुल गलत है दोस्तों। विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका सही ऑप्शन दिया है विकासात्मक विधि, इसका सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर का दोस्तों दिया है यहाँ पे कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम दिया है जो यहाँ पे है मास्लो, उसके बाद पियाजे, उसके बाद पावलोव, फ्राइड। तो यहाँ पे मास्ले का नाम सही दिया है, तो इसका सही ऑप्शन मास्ले है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को यानी मान करने में मदद करती है। ठीक है, आपका है मूल्यांकन, अपसारित चिंतन, अभिसारित चिंतन, संज्ञान। तो ये हमको जानकारी प्राप्त करने में, जानकारी को मान्य करने में मदद करती है, हमें मूल्यांकन मदद करती है। तो इसका सही ऑप्शन मूल्यांकन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में है। 30 नंबर में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। आपका ऑप्शन है समूह, टीम, उसका समाज, उसका कक्षा ग्रह। तो इसका सही ऑप्शन दिया है टीम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से अब जो है यहाँ पे टॉपिक जनरल दिया है और यहाँ पे जो हिंदी दिया है। यहाँ से आपको जो हिंदी दिया है यहाँ पे आपको जो कुछ यहाँ पे गद्य या पद दिया जाएगा और उसी को पढ़ पढ़ के जो आपको सवाल करना है। जैसे कि हमने बताया था कि एमपी टेट में कुछ अलग जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये हिंदी का जो है पद है और इसी तरह आपको उर्दू में भी आएगा। तो यहाँ पे जो है इसको पढ़ना है, इस पद को। तो आप जो है वीडियो को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि जो हम सीधा जो सवाल और जवाब हम देते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर हम कराते जाएंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए मैं जो है इसको शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है कि उपर्युक्त जो है गद्यांश को पढ़कर जो है आप नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न दिया है कि इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं। आपका यहाँ पे दिया है कि चरित्र और उत्पाद, प्रेम और स्नेह, सौंदर्य और सुख, जीवन शैली और सुख। तो यहाँ पे चरित्र और उत्पाद जो है इसका सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे हम दे देते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे इसका जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है। उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है। यहाँ पे है माउथ वॉश, उसके बाद यहाँ पे है कि बॉडी लोशन, टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश। तो यहाँ पे इसका टूथपेस्ट है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे टूथपेस्ट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, गद्यांश यानी दिया है। तो चलिए इसी से हम फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आपका जो है यदि टूथपेस्ट अच्छा हो तो और जो है क्या अच्छा होना चाहिए। आपका यहाँ पे दिया है फेस वॉश, शैम्पू, टूथब्रश, उसके बाद माउथ वॉश। ठीक है, यहाँ पे एक आपको समझने के लिए, हमने कल गैरदर्शी इक्तबास में पढ़ाया था कि सिर्फ आपको समझने के लिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, समझने के लिए कि आपने पढ़ा क्या और आपने उस पढ़े हुए से निकाला क्या है, आपका जो मतलब हासिल शुदा कलाम है, आपने क्या लिखा है, बस ये समझने के लिए आपको ये गद्यांश दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दिया है टूथब्रश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दिया है कि 4 नंबर में इसको पढ़ना है और इससे हम सवाल पूछ लेते हैं कि सवाल में क्या दिया है कि आपका जो है किस वर्ग की महिलाओं को जो है ड्रेसिंग टेबल पर कितनी कीमत की चीज़ें होती है। आपका यहाँ पे है सम्राट और 30,000, उसके बाद मध्य वर्ग और 10,000, उसके बाद निम्न वर्ग और 100 रुपये और उच्च मध्य वर्ग और यानी सस्ते। तो यहाँ पे सम्राट और 30,000 का यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है, ये इसका सही आंसर यानी आपका जो सम्राट और 30,000 दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर में भी आपका यही दिया है, यानी थोड़ा सा लंबा गद्यांश देता है आपको, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसी से जो है आपको सवाल का जवाब देना है। चलिए हम सवाल पर आते हैं। सवाल है आपका, प्रश्न किसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है।
क्या जाता है, माउथ वॉश या फिर टूथपेस्ट या फिर सौंदर्य प्रसाधन या फिर बॉडी लोशन। तो इसमें टूथपेस्ट में जो है इसका जो है दावा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसका प्रश्न है आपका, प्रश्न में दिया है कि किसकी भीड़, यानी प्रश्न किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है। आपका दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य यानी प्रसाधनों की या फिर विज्ञापनों की। ये जो सौंदर्य प्रसाधनों की है इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ के भी आपको ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसका प्रश्न है कि आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है। आपका है सौंदर्य प्रावधान प्रसाधन, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं, तेल, साबुन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कम कीमत पर या फिर बहुविज्ञाप्ति और कीमती ब्रांड पर, या फिर आपका जो है मजबूत सामान पर, या फिर आपका टिकाऊ सामान पर। ये जो है बहुविज्ञाप्ति विज्ञापित और जो है यानी कीमती ब्रांड पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी इस गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर में दिया है कि आपको जो प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि कौन सा उत्पाद आपको दिन भर यानी दिन भर तरोताज़ा रखने का दावा करता है। आपका शैम्पू, तेल, साबुन, पेस्ट। तो ये साबुन जो है आपको दिन भर क्या करने का, ताज़ा रखने का दावा करता है। इसका साबुन करेक्ट आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है। आपका ऑप्शन है लोगों से, खाद्य सामग्रियों से, सुख से, और यहाँ पे दिया है कि विलासिता की सामग्रियों से। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस गद्यांश के अनुसार जो है विलासिता की सामान से भरा पड़ा है, तो इसका सही आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर में दिया है, प्रश्न है कि उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है, देखने में, गुणवत्ता में, सही उत्पाद चुनने में, या फिर विज्ञान में। तो यहाँ पे सही उत्पाद चुनने में जो है ये सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यहाँ पे यानी बबूल और नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद क्या है, सौंदर्य प्रसाधन, उसके बाद तेल, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, साबुन। तो यहाँ पे जो है इस गद्यांश के अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई नहीं इसका सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का है। 13 नंबर में प्रश्न दिया है कि सीने यानी सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के प्रयोग से पता चलता है। आपका ऑप्शन है किसी खास ब्रांड का साबुन, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, उसके बाद महंगे उत्पाद, ठीक है, उसके बाद खुशबूदार तेल। तो यहाँ पे आपका किसी खास ब्रांड का साबुन सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न दिया है कि आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है कि धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। आपका है सामान्यवाद या फिर सुखवाद, उपभोक्तावाद, दुखवाद। तो इसका सही ऑप्शन दिया है आपका उपभोक्तावाद, इसका सही ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 15 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है। ठीक है, उपभोग की या फिर दुख की, सुख की, उत्पादन की। तो यहाँ पे सुख की व्याख्या बदल गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में यहाँ पे जो है यहाँ तक जो है आपको गद्यांश दिया था। अब जो है यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे जो पद्यांश दिया है। ठीक है, यानी आपको जो है यहाँ पे पद्यांश दिया है। यहाँ पे यानी अपने चेहरे की मत रिझाना, इसमें थोड़ा सा ये होता है पद्यांश को समझने में, इसलिए कि ये जो है आपका जो है कविता टाइप होता है। ठीक है, कविता ही है, तो इस हिसाब से जो है इसको समझकर पढ़िएगा और इससे जवाब दीजिएगा, तो इसमें बहुत आसानी होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती है। यानी आपका जो है ये कितना नंबर का क्वेश्चन है आप ये पहले देख लीजिए। यानी 15 नंबर 30 नंबर में आपका जो 15 नंबर तक सिर्फ गद्यांश था, अब ये पद्यांश दे रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कहाँ तक देता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती है, बहू हो जाती है, महिला, पत्नी, तो या पराई हो जाती है। तो ब्याह के बाद जो है पराई हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन इस पद्यांश के अनुसार ये सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी आपका उसी तरह का है, पद्यांश है, और इसका जो प्रश्न है यहाँ से है। प्रश्न दिया है कि जाते जाते माँ अपनी बेटी को कई क्या दे रही है। यहाँ पे नसीहतें दे रही है, कपड़े, गहने, सामान। तो यहाँ पे नसीहतें दे रही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि उसे दुख बाँचना, ठीक है, उसे दुख बाँचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठिका थी? उपर्युक्त सभी की, केवल कुछ तुकों की, या फिर केवल कुछ जो है लयबद्ध पंक्तियों की, या फिर केवल यानी धुंधले प्रकाश की? तो यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर दिया है यानी इस पदांश के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का है। इस पदांश का सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है, ठीक है। सवाल में है कि लड़की की माँ के अनुसार आग रोटियां सेकने के लिए, लेकिन सेकने के लिए है, लेकिन किस काम के लिए नहीं है? यहाँ पे विकास के लिए, जलने के लिए, जलाने के लिए, विनाश के लिए। यहाँ पे जलने के लिए दिया है, सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 20 में है। 20 में भी वही पदांश है, पदांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। यहाँ पे दिया है कि लड़कियों पर, ठीक है, लड़कियों पर हमेशा किस चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है? यहाँ पे है मानसिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, या फिर यौन अत्याचार। तो इसका जो यौन अत्याचार, ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, पदांश के अनुसार ही आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़की, ठीक है, लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका क्या आशय है? आपका है कि अभी दुनियादारी की समझ ना होना, उसके बाद है बौद्धिक अक्षमता, उसका बाद शारीरिक विकास ना होना, शारीरिक अक्षमता, और यहाँ पे जो है अभी दुनियादारी की समझ ना होना। तो यहाँ पे जो है ये सही ऑप्शन दिया है कि अभी दुनियादारी का समझ ना होना, ये बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर में दिया है। 22 नंबर का पदांश के नीचे आपका प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न ये है कि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए किसकी तरह है? आपका ऑप्शन है मानसिक रोग की तरह, मानसिक गुलामी की तरह, यानी शाब्दिक भ्रमों की तरह, शारीरिक बोझ की तरह। यहाँ पे दिया है शाब्दिक भ्रमों की तरह, इसका सही ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन में है आपका कि वह इतनी भोली, ठीक है, वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था, लेकिन किसका सामना करना अभी नहीं आता था? ये जो है दुख का है, या फिर संबंधियों का है, या फिर खर्च का है, या फिर भय का है? तो इसका जो है सही ऑप्शन दिया है दुख का है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन दुख का दिया है। चलिए अगला नंबर है 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है दोस्तों, इसका प्रश्न है कि माँ ने, ठीक है, इसका प्रश्न है माँ ने क्या करते हुए अपने चेहरे पर जो है अन्ना रीझने की नसीहत दी? आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि गाड़ी में बिठाकर, या फिर आपका जो है गाड़ी में बिठाकर, या फिर घर से पुकार कर, या फिर कमरे में बुलाकर, या फिर पानी में जो है झांक कर। तो ये जो है पानी में झांक कर, इसका सही ऑप्शन पदांश के अनुसार दिया है। पदांश को दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है बहुत ही मतलब अहम जानकारी है। इसी से आपका जो है नंबर उठता है दोस्तों, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। इसी से नंबर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर नंबर उठाना है तो आप पदांश और गद्यांश पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, आपका नंबर इसी से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो है, माँ ने किन चीजों को स्त्री जीवन का बंधन कहा है? आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, उसके बाद जमीन और मकान, नींद और भूख, वस्त्र और आभूषण को। तो यहाँ पे दिया है वस्त्र और आभूषण को जो है उन्होंने क्या कहा? स्त्री जीवन का बंधन कहा है। इसका सही ऑप्शन ये है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर का। 26 नंबर में दिया है पदांश, और उसका प्रश्न आ रहा है आपका कि प्रश्न माँ ने ऐसा, यहाँ पे माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। यहाँ पे है उपर्युक्त सभी, अब वह केवल लड़कपन छोड़े, यानी केवल लोगों की बुरी नज़र से बचे, या फिर माँ चाहती है कि अब वह केवल जिम्मेदार और बने, ठीक है, जिम्मेदार औरत बने, ठीक है। यहाँ पे है उपर्युक्त सभी है दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर का। 27 नंबर में दिया है दोस्तों, प्रश्न आपका है कि प्रश्न, इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, माँ को, पत्नी को, घर द्वार को? तो इसे अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है इस पदांश के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का। 28 नंबर में दिया है आपका क्वेश्चन, सवाल है कि आपका जो है यहाँ पे कि ब्याह के बाद, ठीक है, ब्याह के बाद बेटी अपने माँ के लिए क्या बन जाती है? एक मेहमान, एक हिस्सेदार, कुछ नहीं, एक रिश्तेदार? तो ये जो है एक जो है क्या हो, एक मेहमान बन जाता है। इसका सही ऑप्शन यही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का। इसमें भी आपको पद्यांश से दिया हुआ है। पद्यांश से हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इसमें कि इस कविता में यानी उस दृश्य का वर्णन है जब कौन, यानी जब कौन अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, एक माँ या फिर एक मौसी या फिर एक बहन या फिर एक बुआ। तो यहाँ पे जो है एक माँ ही अपना बेटी का कन्यादान करता है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर का, जो कि यहाँ पे दिया है कि आपका जो है पदांश दिया है। तो हम पढ़ चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है यहाँ पे है, यह है कि इस कविता में किस दृश्य का वर्णन है? कन्यादान का, अन्नदान का, भोजन दान का, वस्त्र दान का। यहाँ पे कन्यादान यानी इस कविता का जो है किसका है, यानी आपका जो है कन्यादान का वर्णन है। तो इसका जो सही मतलब ऑप्शन है कन्यादान है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम आते हैं अपना विषय। ठीक है, अपना विषय जो है उस पर हम आते हैं। जो उर्दू का जो है हम अभी तैयारी करा रहे हैं। तो उर्दू में जो है आपको क्या करना है, तो इससे आप जो प्रश्न देखेंगे तो इसी से आपको जो है अपना जो है तैयारी का किस हिसाब से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं बिना ताखिर किए हुए प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है सलीम खान, सुलेमान खान, असदुल्ला खान। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आफाक, यानी 4 में आफाक खान दिया है, लेकिन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है असदुल्ला खान। गालिब का जो पूरा नाम असदुल्ला खान है और था। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है। 2 नंबर में दिया है कि किताब की जमा है। आपका किताबियत है या किताबों या फिर एक किताब या फिर कुतुब है। तो इसका जो 4 ऑप्शन, इसका कुतुब होगा। किताब की जो जमा है कुतुब है। इसका सही ऑप्शन कुतुब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है। 3 नंबर में दिया है कि सरदार जाफरी का ताल्लुक था जदीदियत से, बिल्कुल नहीं, तरक्की पसंद तहरीक से, रोमानियत से या फिर माबाद जदीद से। तो ये भी क्वेश्चन जो है हम अभी यूट्यूब में कुछ दिन पहले जो है कम्युनिटी में डाले थे। तो इसका जो है 29% यानी आपको जो 29% यानी 29% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है आपका जो है इसमें तरक्की पसंद पे वोट आया है। तो इसमें जो है ये सब चीज़ को जो है जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है तरक्की पसंद तहरीक से यानी सरदार जाफरी का तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 4 नंबर में है। 4 नंबर का दिया है कि गज़ल के शार यानी गज़ल के पहले शार को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मतला, मक्ता, रदीफ, तखलुस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है जो पहला जो यानी पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है मतला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उर्दू का, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि उर्दू का वह शायर जिसे इल्म नज़ूम, ठीक है, जिसे इल्म नज़ूम में महारत थी। तो उनका नाम आपको बताना है। दर्द है, मोमिन है, गालिब है, ज़ौक़ है। तो यानी आप इस बात को, इल्म नज़ूम में जिसको महारत हासिल थी वो है करेक्ट आंसर इसका मोमिन है। तो इसका सही ऑप्शन मोमिन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 6 नंबर में है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो यहाँ पे आपका रतन नाथ सरसार है, नज़ीर पर आबादी है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा है। उसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है नज़ीर अहमद है। तो इसका जो ऑप्शन सही है यानी पहला नावल निगार आपका जो है नज़ीर अहमद है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कौन है पहला नावल निगार? नज़ीर अहमद। नावल निगार नज़ीर अहमद है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में है। 7 नंबर में दिया है दोस्तों कि वह इसम जो नर माने जाते हैं, वह नाम जो नर माने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मुज़क्किर कहते हैं, मुदल्लिल, मुअन्नस, मुअख्खर। तो यहाँ जो मुज़क्कर कहते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे मुज़क्कर कहा जाता है। चलिए अगला है यहाँ पे कि यहाँ पे शेर दिया है। इस शेर को जो है पढ़ना है आपको और उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछना है। तो यहाँ पे है कि दर्ज झेल शेर किसका है? जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या। ये जो है गालिब का है या फिर दर्द का, ज़ौक़ का, मोमिन का। तो ये शेर से ही जो है पता चलता है कि ये शेर जो है गालिब का है दोस्तों। इसलिए कि हम जो है शेर से कुछ पता चल जाता है। तो ये शेर यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर गालिब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर में है। 9 नंबर में दिया है दोस्तों कि जो लफ्ज इसम के बजाय, जो लफ्ज इसम के बजाय इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़, उसके बाद आपका ज़मीर या फिर सिफ़त या फिर ज़मीर इज़ाफ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है आपका ज़मीर कहते हैं इसको। इसका सही ऑप्शन ज़मीर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करके बामाना अल्फाज बनाया जाए उसे कहते हैं आपका मुरक्किब, लाहका, उसके बाद मुहावरा या फिर साबका। तो यानी आखिर में जब किसी भी लफ्ज़ को जो है
इजाफा करके बनाया जाता है तो वो है लाहका। ठीक है, इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा, इसका सही ऑप्शन लाहका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, शय या मकाम का नाम बताए क्या कहता है? इसमें कहलाते हैं ज़मीर कहलाते हैं, सिफत कहलाते हैं, या फिर आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे अदद कहलाते हैं। तो ये इसमें कहलाता है, इसका सही ऑप्शन है इसमें कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे नावल निगार या फिर नज्म निगार या अफसाना निगार या फिर शायर थे? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, यानी जो है ये शायर थे। क्या थे? शायर थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर में है कि बच्चों के शायर के तौर पर जाने जाते हैं, बच्चों के शायर के तौर पर जाने जाते हैं इस्माइल मेरठी, फैज़ाबाद, जोश। उसके बाद आपका जो है बच्चों के, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा, बच्चों के शायर के तौर पर जो है इस्माइल मेरठी को जाना जाता है। ठीक है, इस्माइल मेरठी को जाना जाता है। और इनका जो उस्ताद है, यानी इस्माइल मेरठी का जो उस्ताद है, उनका जो यानी वो क्या है, कौन है? गालिब है। यानी गालिब के शागिर्द जो है इस्माइल मेरठी हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो देख लेते हैं फ़राक, तो इसका जो सही ऑप्शन है इस्माइल मेरठी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। यहाँ पे भी आपका शेर दिया है, शेर को पढ़ना है। और जो है यहाँ पे है कि रैन अंधेरी है और किनारा दूर, रैन अंधेरी है और किनारा दूर, चांद निकले तो पार उतर जाए, चांद निकले तो पार उतर जाए। ये जो है शहरयार का है या फिर नासिर काज़मी का है या फिर सरदार जाफरी का है या फिर आपका फैज़ का है? तो ये जो है नासिर काज़मी का सही मतलब शेर है। तो इसका सही ऑप्शन आपका नासिर काज़मी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आतिश का ताल्लुक था, यानी आतिश का जो है एक शोरा है, तो उसका ताल्लुक था रामपुर से था या फिर दिल्ली से था, फिर हैदराबाद से था, और जो है आपका यहाँ पे दिया है लखनऊ से था। तो इसका जो ताल्लुक जो है लखनऊ से था, इसका सही ऑप्शन लखनऊ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुर्फ की जमा है आपका हुर्फों, हुर्फें, हुरूफ, अहराफ। तो यहाँ पे जो हुर्फ की जमा जो है, यहाँ पे हुरूफ है, तो ये सही आंसर है। हुर्फ की जमा जो है हुरूफ है। तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 17 नंबर में, 17 नंबर में दिया है कि ड्रामे के लिए ज़रूरी है, ड्रामे के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे दिया है कि मुकालमा या फिर काफिया, रदीफ, ज़बान व बयान। तो यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन दिया है मुकालमा। ड्रामे के लिए जो आपका जो मुकालमा है वो बहुत ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़रूरी है, मुकालमा बातचीत बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर में कि जुमला जान में जान आना है, यानी जुमला आपका जो है जान में जान आना है, क्या है? मुहावरा है, कहावत है, नसीहत है या कौल है? तो दोस्तों जान में जान आना ये जो है हम जानते हैं कि ये जो है कहावत है, यानी मुहावरा है, कहावत नहीं है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि 19 नंबर में कि आदमी जो है, आदमी खातून, आदमी खातून उस्ताद लड़की को कहेंगे, इसमें अददी, इसमें आम, इसमें माह और इसमें मादा और इसमें ख़ास। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है इसमें क्या कहेंगे? इसमें आम कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीर अनीस जाने जाते हैं, मीर अनीस जो है जाने जाते हैं, आपका ऑप्शन है गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, रुबाई के लिए, और आपका नीचे ऑप्शन दिया है मरसिया के लिए। तो मीर अनीस जो है मरसिया के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे दिया है मरसिया के लिए, तो मीर अनीस जो है मरसिया के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आपका शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था गालिब, ज़ौक़, दर्द, मोमिन। तो इसका तखल्लुस क्या था? तखल्लुस था ज़ौक़, यानी शेर इब्राहिम यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़ था। तो यानी ज़ौक़ से भी, ज़ौक़ का असल नाम अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ज़ौक़ का असल नाम जो है क्या? शेख इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाग व बहार के मुसन्निफ़ का नाम बताए, आपका ऑप्शन है मीर अमन या फिर तहसीन, रजब अली बेग, सरवर और मुल्ला वजही। तो बाग व बहार जो है ये जो है कलकत्ता में लिखी गई थी और इनके जो मुसन्निफ़ है वो मीर अमन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे मीर अमन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर में, 23 नंबर में दिया है उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई पंजाब में, सिंध में, लाहौर में, दिल्ली में। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई? तो यहाँ पे आपका जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन है और यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली में हुई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रघुपति सहाय थे, रघुपति सहाय थे, अफसाना निगार थे या फिर नज्म निगार थे, नावल निगार थे, शायर थे? तो रघुपति सहाय जो है शायर थे, इसका सही ऑप्शन शायर है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जन्नत का मुताजाद क्या है, यानी मुताजाद मतलब उल्टा है दोस्तों, उल्टा होता है। तो जन्नत का मुताजाद क्या होता है, गर्मी, तो जन्नत का मुताजाद जहन्नुम होता है मुताजाद। तो इसका जो सही ऑप्शन जहन्नुम है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मिजाज का पूरा नाम क्या था, मिजाज का पूरा नाम क्या था। आपका ऑप्शन है अहमद नदीम, अहमद नदीम, इंशाअल्लाह खान, असरारुल हक, इकरारुल हक। तो इसका जो है पूरा नाम जो है आपका असरारुल हक था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन असरारुल हक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है कफन के मुसन्निफ का नाम बताएं। कफन जो है बहुत ही प्रचलित है और कफन का मुसन्निफ जो है प्रेमचंद है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कफन प्रेमचंद का है। तो यहाँ पे अली अब्बास हुसैन नहीं होगा, कृष्णचंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद होगा, मंटू नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन प्रेमचंद है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रेमचंद सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे शेर दिया है, शेर को जो है पढ़ना है। और यहाँ पे क्या दिया है कि पाबा गुल हैं सब रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। यहाँ पे शहर यार है या फिर परवीन शाकिर है या फिर नासिर काजमी है या फिर यहाँ पे जो है सरदार है। तो ये जो है परवीन सरदार जाफरी है। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन है आपका परवीन शाकिर का, ये जो है शेर है परवीन शाकिर का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 29 में दिया है कि रुबाई का ताल्लुक है किससे है, रुबाई का ताल्लुक किससे है। तो रुबाई जो है आपका शायरी असनाफ में ही आता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। रुबाई शायरी असनाफ में ही आता है, कसीदा भी आपका शायरी असनाफ में आता है, मरसिया भी आपका शायरी असनाफ में आता है। तो यहाँ पे जो है ये सब जो है किसका मतलब ये है आपका जो है ये सब नज्म का ही एक किस्म है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब जो है एक नज्म का ही ये सब जो है एक सिन्फ है। तो रुबाई जो है शायरी असनाफ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अफसाना, दास्तान, नसर, ये सब में नहीं है, आपका शायरी से आता है। तो यहाँ पे शायरी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर में दिया है कि प्रेमचंद थे, प्रेमचंद के थे अफसाना निगार थे, इंशाइया निगार थे, शायर थे या फिर खाका निगार थे दोस्तों। तो अफसाना निगार यानी प्रेमचंद जो है आपका अफसाना निगार थे, इसका 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तो दर्जेल मिसरे किसका है, जिंदगी का है, को है, ख्वाब है, दीवाने का, ठीक है। जिंदगी का है, को है, जिंदगी काहे को है, यहाँ पे इस तरह का दिया है, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है, दीवाने हैं। यहाँ पे काफ़ी यानी फ़ानी है या फिर मजरू है, अजगर है, मिजाज है। तो इसका सही ऑप्शन दिया है फ़ानी दिया है दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है फ़ानी दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका उर्दू शायरी की बाकायदा, यहाँ पे उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा हुई। यहाँ पे आपका उर्दू शायरी के बारे में जब बाकायदा इब्तिदा का बात होगा तो आप जो यहाँ पे दक्कन ही दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उर्दू शायरी की इब्तिदा कहाँ से हुई, दक्कन में हुआ, दक्कन से ही हुआ। और यहाँ पे ऑप्शन इसका दक्कन ही होगा, पाकिस्तान नहीं, सिंध नहीं, शुमाल नहीं। चलिए हम सही ऑप्शन भी देख लेते हैं, सही ऑप्शन दक्कन ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि उर्दू की वह शेरी सिन्फ, वह शायरी सिन्फ जिसमें किसी की तारीफ की जाती है। तो किसी की जब तारीफ की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। यानी आपका जो यहाँ पे कता नहीं, मसनवी नहीं, रुबाई नहीं, कसीदा में हम जो है किसी की तारीफ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी की तारीफ की जाए तो उसे हम कसीदा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उर्दू की वह शायरी सिन्फ जिसमें ख्याली वाक़यात बयान किए जाते रहे, ख्याली वाक़यात बयान किए जाते रहे हैं। यहाँ पे कतआ है या फिर मसनवी है या फिर रुबाई है या फिर आपका अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे मरसिया है। तो हम जो है मसनवी पे जो है किसी का ख्याली बयान किया जाता है, यहाँ पे ख्याली वाक़यात को बयान करते हैं, किसमें, मसनवी में ख्याली वाक़यात को बयान करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हरूफ की हरकत व सकनात ज़ाहिर करने वाली अलामतों को क्या कहते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं कि हरूफ की जो हरकत व सकनात है उसे हम एराब कहते हैं। इस पर हम जो है क्लास ले चुके हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीर एराब यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये बिल्कुल सही है और यहाँ पे भी करेक्ट आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे दिया है कि सबक की अच्छी मनसूबाबंदी। यहाँ पे आप पेडागोजी से रिलेटेड कुछ सवाल होता है और यहाँ पे इस बात को आपको समझना है। हम पेडागोजी से रिलेटेड अभी क्लास लिए नहीं है, लेकिन आगे हम लेने वाले हैं। तो आप जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा टेट से रिलेटेड। सबक की अच्छी मनसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि सबक के, ठीक है, यहाँ पे मतन को जमात में बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए या फिर मतन को पहले से पढ़ लिया जाए या फिर सिर्फ
ज़ाहिरी खूबियों को बताया जाए या फिर ज़ाहिरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है कि आपका जो ज़ाहिरी और बातनी यानी बाहरी और अंदरूनी जो है दोनों खूबियों को जो है उजागर किया जाए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि दर्ज झेल के किस अमल से असातिजा और तलबा यानी असातिजा और तलबा यानी तालिब इल्म और शिक्षक दोनों को अज़बा की सही सिमतों का पता चलता है। ज़बान पर मुकम्मल महारत हासिल करने से या फिर जमात में तलबा और असातिजा दोनों के ज़रिए असबाब को बह आवाज़ बुलंद पढ़ने से या फिर तदरीसी मनसूबाबंदी से या फिर असबाब को याद करने से। जब भी याद करने का मसला आपको सीटेट या फिर टेट से रिलेटेड सवाल में आएगा तो याद करने वाला जो है बात अब ख़त्म करना है। शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में आपको जो है याद करने वाला बात जैसे होगा आपको जो है उसको काट देना है। तो यहाँ पे तदरीसी मनसूबा बंदी, ठीक है, यहाँ पे इस बात को सही करार दिया है, तो ये सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, यहाँ पे दिया है कि दर्ज झेल में उर्दू का पहला संवाह निगार है आपका है हाली, नज़ीर या फिर शुबली या फिर सर सैयद। तो संवाह निगार जो है पहला हाली है, इसका सही ऑप्शन हाली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका तदरीस एक क्या है, इस्लाही अमल है या फिर समाजी अमल है, फिर मजहबी अमल है या फिर सियासी अमल है। तो ये तदरीस जो है क्या है, एक इस्लाही अमल है, इसका सही ऑप्शन इस्लाही अमल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अफसाने की एज़ाए तरकीबी में शामिल है। अफसाने की एज़ाए तरकीबी में शामिल है बीन या फिर सरापा, वहदत तासिर या फिर हम। तो अफसाने की जो है एज़ाए तरकीबी में जो है आपका जो वहदत तासिर शामिल है, इस पर भी हमने जो है क्लास ले चुके हैं, आपको यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तलबा, ये तलबा में उर्दू ज़बान की जो है तई दिलचस्पी कायम करने के लिए तलबा को बताया जाना चाहिए उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत, उर्दू ज़बान की माशी अहमियत, उर्दू ज़बान की सियासी अहमियत और जो है यहाँ पे जो है उर्दू ज़बान की मजहबी अहमियत। तो यहाँ पे जो है तलबा को क्या बताना चाहिए, उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत इसको बताना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न किसी शेर, ठीक है, किसी शेर के रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ लफ्ज़ को क्या कहा जाता है, काफ़िया कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है, फिर तखल्लुस कहा जाता है, फिर हस्न मतला कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको काफ़िया कहा जाता है, यानी आपको जो है यहाँ पे दिया है कि किसी यानी शेर के रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहा जाता है, काफिया कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन ये वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तलबा के लिए उस्ताद का रोल होता है, तलबा के लिए जो है उस्ताद का रोल होता है रहनुमा और मददगार तौर पर या फिर पेशावर के तौर पर या फिर मददगार के तौर पर या फिर रहनुमा के तौर पर। इसका जो सही ऑप्शन दिया है दोस्तों, सही ऑप्शन है रहनुमा और मददगार के तौर पर, इसका सही ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न दिया है उर्दू का पहला इंशाइया निगार किसे तस्लीम किया जाता है, अब्दुल हलीम शरर को या फिर डिप्टी नज़ीर अहमद को या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, प्रेमचंद को। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू का पहला क्या क्या करार दिया जाता है, पहला जो है आपका इंशाइया निगार करार दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के खालिक हैं, आपका है जगन्नाथ आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका सही आंसर है आपका जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका अल्ताफ़ यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दर्ज झेल मिसरा किसका है, यहाँ पे दिया है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, यहाँ पे है आपका गालिब, उसके बाद दिया है आतिश दर्द मीर। तो ये जो है मीर का जो है शेर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, यहाँ पे आपका फ़ानी, हसरत, शाद, उसके बाद फैज़। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दिया है फैज़ का जो है तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक था, इसका सही ऑप्शन फैज़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है कि उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली और नवाह दिल्ली में हुई, यह किसका नज़रिया है। यानी जो है यहाँ पे भी बहुत जो है इख्तिलाफ है, किसी का कहना है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, किसी का कहना है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ठीक है, इस हिसाब से बहुत इख्तिलाफ है। तो यहाँ पे दिल्ली में पैदा हुई है किसका जो मतलब कहना है, इसका मतलब किसका नज़रिया है ये बताना मतलब यहाँ पे ज़रूरी मतलब बताया जा रहा है। तो यहाँ पे महमूद शेरानी है या फिर नसीरुद्दीन हाशमी है, मसूद हुसैन खां है या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो इसका सही ऑप्शन है यानी आपका जो है मसूद हुसैन खां का जो है नज़रिया है कि उर्दू जो है दिल्ली की पैदाइश है।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में दिया है दोस्तों कि दर्जेल मिसरे किसका है? नागौर, सिकंदर, नाहे, कब्रदार यानी कब्रदारा। ठीक है, ये जो है मीर का है, आतिश का है, दर्द का है, गालिब का है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सही दिया है, आतिश का ये शेर है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि तदरीस को मौसर बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में किन अमूर पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए? आपका ऑप्शन है आमूजज, तालीमी मकासिद, आमूजज, तजर्बात और अंदाज़ा कदर और तजर्बात। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं और यहाँ पे वही चीज़ हुआ है कि तालीमी मकासिद, आमूजज, तजर्बात और अंदाज़ा कदर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर में दिया है कि दास्तान की तदरीस के लिए उस्ताद को चाहिए कि वह शामिल निसाब दास्तान के, आपका ऑप्शन है तमाम इक़्तिबासात को पढ़ाने का एहतमाम करे, उसको चंद इक़्तिबासात को बाआवाज़ बुलंद पढ़ाने का एहतमाम करे, तमाम इक़्तिबासात को बाआवाज़ पढ़ाने का एहतमाम करे, चंद इक़्तिबासात पढ़ाने का एहतमाम करे। इसका सही ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, सही है चंद इक़्तिबासात को जो है बाआवाज़ बुलंद पढ़ाने का एहतमाम करे। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। 22 नंबर में दिया है दोस्तों कि वह हरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के मानिंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो कहलाते हैं। आपका हरूफ अत्फ़ या फिर हरूफ शमसी या फिर आपका हरूफ कमरी या फिर हरूफ तशबिया। तो यहाँ पे जो हरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के मानिंद ज़ाहिर करने का है, ये जो हरूफ तशबिया है। ठीक है, हरूफ तशबिया है, इसका सही आंसर हरूफ तशबिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जुमले का वह कलमा, ठीक है, जुमले का वह कलमा जिसमें किसी काम के करने या होने का इजहार पाया जाए उसे कहते हैं फेल, ज़मीर एराब, ठीक है, ज़मीर एराब या फिर सिफत। तो इसका जो ये बिल्कुल सही है, इसका जो फेल दिया है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वह हरूफ, ये कवाइद से क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। ठीक है, वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए कहलाते हैं हरूफ कमरी या फिर हरूफ शमसी या फिर हरूफ तशबिया या फिर हरूफ अत्फ़। तो यही दोनों में से कोई एक आएगा। मेरे ख्याल से हरूफ कमरी है, अलिफ लाम यानी जिनसे, यानी वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए कहलाते हैं। तो कहलाते हैं, इसका जो है हरूफ शमसी यानी हरूफ कमरी, यानी इसका सही ऑप्शन दिया है हरूफ कमरी दिया है। हम जो पहले बताए थे वही हुआ, यानी हरूफ कमरी इसका आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है कि नाविल के अज़्ज़ाए तरकीबी में शामिल है, आपका ऑप्शन है बैन, प्लाट या फिर कुरेज या फिर वहदत। तो यहाँ पे नाविल के अज़्ज़ाए यानी प्लाट है, इसका जो सही ऑप्शन होगा प्लाट होगा। चलिए हम सही ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन भी दिया है, प्लाट दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी अदब से है? इंशाइया, नावल, ड्रामा, दास्तान। तो इसका जो गैर अफसानवी अदब है इंशाइया है, तो इसका सही ऑप्शन इंशाइया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है उर्दू ज़बान की पैदाइश के हवाले से, ठीक है, यहाँ पे फिर से दिया है उर्दू ज़बान की पैदाइश के हवाले से अब तक किसके नज़रिए को दुरुस्त माना जाता है? आपका ऑप्शन है महमूद शेरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद यहाँ पे नसीरुद्दीन हाशिमी, मसूद हुसैन खां। तो यहाँ पे जो है सबसे यानी उर्दू ज़बान की पैदाइश के हवाले से अब तक जो है जिसका नज़रिया दुरुस्त माना जाता है वो है आपका मसूद हुसैन खां। इसका सही ऑप्शन मसूद हुसैन खां है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया है कि उर्दू की वह शायरी सिन्फ जिसमें महज 4 मिसरे होते हैं, मसदस या फिर नज़्म मारिया, उसके बाद रुबाई या फिर आपका जो है यहाँ पे दिया मखमस। तो ये जो है आपका रुबाई होता है दोस्तों, 4 मिसरे पर जो बंद होता है, शेर होता है, मसरा होता है, वो है रुबाई, उसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 का है। 29 में दिया है दोस्तों वह हरूफ जो 2 कलमों को बाहम मिलाए कहलाते हैं, यानी दो क्या है, वह हरूफ जो 2 कलमों को बाहम मिलाए, हरूफ जार, हरूफ अत्फ़, हरूफ शमसी या फिर हरूफ कमरी। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं हरूफ अत्फ़। इसे क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ़ कहते हैं। जो 2 हरूफ को मिलाए उसे हरूफ अत्फ़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया है कि उर्दू ज़बान पढ़ाते वक्त उस्ताद तलबा की दर्ज झेल में से किन सलाहियतों को उभारे? यहाँ पे पढ़ने की सलाहियत को उभारना, सुनने की सलाहियत को उभारना, बोलने की सलाहियत को उभारना, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की सलाहियत को। तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की सलाहियत को उभारना है, यानी चारों महारतों को जो है उभारना है आपको, यानी 4 महारत आपका सुनना, ये एक सुनना हो महारत हो गया, बोलना महारत हो गया, पढ़ना, लिखना, ये आपका जो है लैंग्वेज में ये 4 ही महारत है। इसको आप जो है इसी पर आपको जो है क्लास होगा, इसको आपको जो है समझने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर में दिया है।
31 नंबर में दिया है कि तदरीसी अमल को ज़्यादा बार आवर और नतीजे खैज़ बनाया जा सकता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपनी खामोशी से या फिर अपनी आलमाना गुफ्तगू से, तदरीसी हिकमत अमली से या फिर अपनी इल्मियत के इजहार से। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, अपने इसका सही ऑप्शन है तदरीसी हिकमत अमली से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर में है। 32 नंबर में दिया है कि नज़्म जदीद के मुअज़्ज़ज़ माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है मीर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शुबली, इस्माइल हाली। तो इसका जो सही यानी मुअज़्ज़ज़ माने जाते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो 33 नंबर में है, 33 नंबर में दिया है दोस्तों कि मशबह को यानी बैना मशबह बह करार देना कहलाता है। आपका अबहाम है, इस्तिआरा है, एहाम है या फिर तजनीस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन इस्तिआरा कहा जाता है, इसको इस्तिआरा है, ठीक है, कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में दिया है कि तदरीस एक ऐसा अमल है जिससे तलबा के अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है, सोचने की कुव्वत पैदा होती है, काहली पैदा होती है, सबक को याद करने की आदत पड़ती है। तो मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है, सोचने की कुव्वत पैदा होती है। मेरे ख्याल से सोचने की कुव्वत पैदा होती है, ये होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है, सोचने की कुव्वत पैदा होती है, ये सही ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर में। 35 नंबर में दिया है दोस्तों ख़याली वाक़यात होते हैं अफ़साने में, ड्रामा में, दास्तान में या फिर आपका जो है नावल में दिया है। तो ये ख़याली जो है अफ़साने में दास्तान में होता है, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है दास्तान में। अगला है 36 में किसी मशहूर तारीखी वाक़या, किस्सा या मसले की जानिब इशारा करना कहलाता है तलमी, तजनीस, इस्तिआरा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे तनसीकुस सिफ़ात, तो यहाँ पे तलमीह कहलाता है, इसका सही ऑप्शन तलमीह है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है कि दर्जल अदीबों में किसी जदीद उर्दू नस्र का बानी करार दिया जाता है, नज़ीर अहमद को या फिर शुबली को या फिर सर सैयद को। इसका जो चौथा ऑप्शन है हाली को। तो यानी आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यानी जदीद उर्दू नस्र का बानी जो है आपको सर सैयद को कहा जाता है, सर सैयद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर में दिया है पौधे जो है के खालिक हैं। आपका है कि यहाँ पे दिया है उपेंद्र नाथ अश्क, उसके बाद कृष्ण चंद्र, उसके बाद बेदी, उसके बाद मंटू। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है कृष्ण चंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि वह हुर्फ जो दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हों। तो यहाँ पे दिया है आपको वह हुर्फ जो है यहाँ पे बताना है आपको, वह हुर्फ जो दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो कहलाते हैं हुरूफ कमरी या फिर हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ या फिर हुरूफ शमसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है हुरूफ जार, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है नावल की तदरीस के लिए उस्ताद को चाहिए कि सबसे पहले वह तलबा को नावल के आगाज़ व इर्तिका पर जो है गुफ्तगू करे या फिर नावल की जो है ज़बान पर गुफ्तगू करे, नावल की कहानी को पेश करे, नावल के इज्ज़ा तरकीबी से आगाह करे। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन दिया है नावल की इज्ज़ा तरकीबी से आगाह करे, इसका सही ऑप्शन है। अगला है दर्जेल मिसरे किसका है। आपका यहाँ पे दिया है कि बेदर्द, ठीक है, बेदर्द वो दीवार, बेदर वो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, ठीक है, बनाया चाहिए। यहाँ पे गालिब, दर्द, आतिश या फिर मीर। तो यहाँ पे ये शेर जो है गालिब का है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। 42 नंबर में दिया है कि उर्दू में अफसाने के बुनियाद गुजार माने जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद या फिर प्रेमचंद, रतन नाथ शरशार, अब्दुल हलीम शरर। तो यहाँ पे प्रेमचंद इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दर्जेल शोरा में किसका ताल्लुक 18वीं सदी से है। यहाँ पे सिराज औरंग आबादी, उसके बाद मोमिन, मीर तकी मीर, सरदार जाफरी। तो यहाँ पे जो आपका मीर तकी मीर का जो 18वीं सदी से ताल्लुक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में दिया है कि एक अच्छे उस्ताद का काम है तालिब इल्मों के सीखने में पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करना या फिर तालिब इल्मों को वक्त पर स्कूल आने की तरगीब देना, तालिब इल्मों में बहस व मुबाहिसा कराना। तो यहाँ पे जो है आपको तालिब इल्मों को सबक याद कराना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दिया है तालिब इल्मों को सीखने में पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करना। ये बहुत अच्छी जवाब है और सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है हाथों का तराना जो है किसकी नज़्म है, कैफी आज़मी या फिर मखदूम मुहिउद्दीन या फिर सरदार जाफरी का या फिर मिजाज का। तो ये सरदार जाफरी का नज़्म है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को कहते हैं फेल, सिफत, एराब, ज़मीर। तो इसको जो क्या कहते हैं सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं अच्छाई बुराई, इसको क्या कहते हैं सिफत कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख ले समाज को मुतहर्क करने का सबसे मौसर आला है मजहब, सियासत या फिर तालीम या फिर तजारत। तो इसका जो समाज को मुतहर्क करने का सबसे मौसर तालीम होगा, इसका सही आंसर
तालीम है। अगला है चंद अहम, चंद हम असर क्या है, चंद हम असर क्या है, शायरी मजमूआ, खाकों का मजमूआ, अफसानवी मजमूआ, उसके बाद इंशाइयों का मजमूआ। तो ये जो है खाकों का मजमूआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गज़ल के पहले शार को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, फिर मतला कहते हैं, या फिर तशबीब या प्लाट कहते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को जो है मतला कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो लफ्ज़ इसमें के बजाय इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एराब कहते हैं, या फिर फेल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, या फिर सिफत कहते हैं। इसमें के बदले जो है जमीर कहते हैं। जो लफ्ज़ इसमें के बजाय इस्तेमाल होता है उसे हम जमीर कहते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर में, उर्दू नावल के बुनियाद गुजार हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही ऑप्शन आपका दिया है डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है। अगला प्रश्न है 52 नंबर में, उर्दू की वह नसरी सिन्फ जिसमें सफ़र के, ठीक है, सफ़र की जो है रुदाद और जो है रुदाद दिलचस्प अंदाज बयान की जाती है। ये जो है आपका सफ़रनामा ही है। इंशाइया, खाका, रोज़ नामचे, उसका सफ़रनामा। तो ये जो है यहाँ पे सफ़रनामा ही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 53 नंबर में दिया है कि उर्दू की वह नसरी सिन्फ जिसमें इंसान का परी से इश्क दिखाया जाता है, नाविल, दास्तान, रिपोर्टाज, अफसाना। तो ये जो है दास्तान है। इसका सही ऑप्शन दास्तान दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों के दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी नसरी सिन्फ से नहीं है, सफ़रनामा, दास्तान, मकतूब, उसके बाद खाका। तो इसका जो है आपका दास्तान है। सही ऑप्शन दिया है इसका दास्तान। अगला है 55 नंबर में, 55 नंबर में दिया है कि उर्दू की वह नसरी सिन्फ जिसमें किसी शख्स की पैदाइश से लेकर मौत का जिक्र किया जाता है वो है आपका सवाह निगारी। यहाँ पे आपका जो सवाह दिया जाता है, इंशाइया, सवाह, ड्रामा, रोज नामचे। तो यहाँ पे सवाह इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नज़्म की वह किस्म जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती है, वो है आपका जो है आज़ाद नज़्म। नज़्म आज़ाद, नज़्म मारिया, नसरी नज़्म, या फिर पाबंद नज़्म। तो इसका सही ऑप्शन नज़्म आज़ाद। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया है नज़्म की वह किस्म जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे इसका सही ऑप्शन दिया है नज़्म मारिया। ठीक है, इसको सही ऑप्शन मानेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अमूमी तदरीस के मुताल्लुकात हैं। आपका है मुतालिम और तालीमगाह, उसके बाद तालीमी मवाद और मुतालिम, मुअल्लिम और तालीमगाह, मुतालिम, मुअल्लिम, तालीमी और मवाद और तालीमगाह। तो इसका सही ऑप्शन दिया है आपका मुतालिम, उसके बाद यहाँ पे मुअल्लिम, तालीमी और तालीमी मवाद और तालीमगाह। इसका सही ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न है 58 नंबर में दिया है कि किस मकतूब निगार ने मरासिले को मुकालमा बनाया, शुबली या फिर अब्दुल माजिद दरिया आबादी, उसके बाद यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद या फिर गालिब। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि मकतूब निगार ने जो है मुरासिले को मुकालमा बनाया, वो है गालिब ने बनाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तदरीस के लग़वी माना है पढ़ाना या दर्स देना, पढ़ना और समझना, याद कराना, याद करना। तो इसका जो पढ़ना या दर्स देना तदरीस का असली माना है। ठीक है, लग़वी माना है, लग़वी माना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे है कि जेल में से कहानी नमक का दारोगा किसने लिखा है। तो ये जो है आपका नमक का दारोगा प्रेमचंद का जो है कहानी है। तो यहाँ अली अब्बास हुसैनी नहीं, मंटू नहीं, प्रेमचंद है, बैदी नहीं है। तो इसका प्रेमचंद बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आज का जो ये मेरा प्रश्न था, यानी जितना भी आपका 2018 में जितना आपका जो हिंदी और उसके बाद CDP और उर्दू से लिया गया था वो प्रश्न हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो आपको जो है कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, इसलिए कि मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाता हूं। और जो है आप जो कमेंट करके हमें जो है बताएं कि आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और तैयारी आपका कैसा है। आप जो है इसमें से कितना प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता अगर हम नहीं बताते या फिर यहाँ पे नहीं आता। अगर PDF ही आपको चाहिए तो PDF के लिए भी आप हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है उस कमेंट में ही आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोडिंग करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।